Good morning, Sharbodha Namaskar. Here. In today's class, in today's video, I am going to teach the student of Standard 10th Bihar Board from the book of Panorama Reader. The second lesson, that is allergy. Here, you can see on the board the title of the lesson, allergy. According to the title of the lesson, what is allergy meant? एलर्जी का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? एलर्जी मतलब वैसा मॉलिक्यूलर फंक्शन जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे हमें परेशानी होने लगती है, वही एलर्जी है। जैसे कभी कभी हम धूप में निकल जाते हैं तो हमें घमौड़ियाँ हो जाती हैं, दैट इज एलर्जी। समझ रहे? कभी कभी किचन में हमारी माताएं सब्जी बना रही होती हैं और उसमें जो स्मेल आता है, उस स्मेल को हम स्मेल करके छींकने लगते हैं, दैट इज एलर्जी। बात समझ रहे हैं? यही एलर्जी जो हमारे बॉडी को एक्सेप्ट ना करे, वैसा पोलन साइंटिफिक सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट अफोर्ड बाय द बॉडी ऑफ आर इज एलर्जी। समझ गए? एलर्जी बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इस प्रेजेंट लेसन को लिखने वाले हैं ये डॉक्टर साहब, जिनका नाम है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ये महाशय हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज रिटन दिस प्रेजेंट लेसन। एक्चुअली ही इज नॉट राइटर बट ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर। ये एक राइटर नहीं है जो स्टोरी लिखने का काम करते हैं। एक्चुअली ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, जो रिप्यूटेड डॉक्टर है, प्रसिद्ध डॉक्टर है, जिन्होंने अपने उपाधि, जिन्होंने अपनी डिग्रियां एलर्जी के फील्ड में ही गेन किया। एलर्जी के फील्ड में ही अपनी पढ़ाई इन्होंने की है और इसीलिए इनको एलर्जी के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज है और इसीलिए हमें एक चैप्टर के रूप में ये हमें एलर्जी पढ़ाते हैं, बताते हैं एलर्जी क्या होता है। इस लेसन में आपको पढ़ना है एलर्जी क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसका बचाव क्या है, ये सारा यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। ये बहुत फेमस डॉक्टर है। आप जब इसकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल आपके इस प्रेजेंट लेसन में इनका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत दिया है, उस इंट्रोडक्शन को जानते हैं सबसे पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्टर एसपी राणा सिंह वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1976 इन मचाडर लचीराम हथुआ विलेज इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार। इनका जन्म 23 जनवरी 1976 को हथुआ नामक विलेज जो गोपालगंज नामक डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमारे बिहार स्टेट में, बिहार के निवासी हैं ये बिहार के निवासी है, जाने माने रिप्यूटेड डॉक्टर है। आगे लिखा हुआ है ही इज अ रिप्यूटेड फिजिशियन हु हैव स्पेशलाइज्ड ऑन एलर्जी। जैसा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एलर्जी के फील्ड में ही अपनी डिग्री प्राप्त की है, इसीलिए वो एलर्जी के फील्ड में एक प्रसिद्ध फिजिशियन माने जाते हैं और कहे जाते हैं। He has written a number of articles on health care which have found favor of publication in leading newspaper as well as medical journals। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे हैं अबाउट हेल्थ केयर, जिसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया और इवन मेडिकल के जर्नल में भी उनका इस्तेमाल किया गया है। इन द थर्ड सन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रामायण सिंह, डॉक्टर एसपी रामा सिंह हैज सेवरल डिग्री टू हिज क्रेडिट सच एज MBBS MD PMCH पटना। बता रहा है कि ये जो राणा साहब है ये अपने पिताजी के तीसरे संतान है, थर्ड सन ऑफ हिज फादर, और उनके पिताजी एक पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था राम ध्यान सिंह। इनके पिताजी का नाम था क्या? राम ध्यान सिंह, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनके तीसरे बेटे थे ये डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब अपने जीवन काल में बहुत सारे डिग्री को अचीव किया है, जिसमें MBBS देख सकते हैं, MD देख सकते हैं। ये MBBS की उपाधि उन्होंने पटना के PMCH से प्राप्त किया था। आप यहाँ देख पाते हैं पटना के PMCH से
उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की थी। एंड DARC GDP फ्रॉम द लंदन, ये कोई डिग्री कोर्स है माय डियर, आई डोंट नो अबाउट द फुल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बट इट इज अ डिग्री फ्रॉम इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड इट इज गेन्ड बाय डॉक्टर्स आर फ्रॉम लंदन। कहाँ से? लंदन से उन्हें प्राप्त हुआ था। एंड ही हैज रीड अ नंबर ऑफ पेपर्स, बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे पेपर भी पढ़े, और पेपर पढ़ने के बाद क्या किए जरा देखते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा है आपको नंबर ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट नेशन सेमिनार एंड द रीसेंट बीइंग अ सेमिनार ऑन द एपिलेप्सी organized by the Department of Neurology, Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna. The present article contains useful tips on the how to avoid energy. अब बताया जा रहा है कि ये जो लेसन ये लिखा गया आपको पढ़ाया गया है, it was not a lesson but a part of lecture that was thrown or that was spoken at a seminar at a medical कौन सा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज पटना के फील्ड में, जब इन साहब के द्वारा डॉक्टर साहब के द्वारा एक स्पीच दिया गया था, उसमें उन्होंने ये सारा स्पीच दिया था और स्पीच में उन्होंने बताया था, उनकी स्पीच एक आर्टिकल की तरह रिपोर्ट किया गया एक न्यूज़पेपर में, और उसमें बताया कि हाउ टू यूज अ वेरी गुड टिप टू अवॉइड एलर्जी। एलर्जी को रोकने के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। कुछ ओरल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से देना है। और क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछा तो नहीं जाता है, आते हैं लेसन के अंदर, लाइन बाय लाइन चलेंगे लेसन में। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ here in the lesson I am going to read you line by line. One morning Prem Shankar woke up with an itching sensation of pain all over his body. He could not understand what was the problem with him. He went to a clinic. The doctor examined him and assured him that he would be okay in a few days. It's just an instant of allergy, he observed. Prem wanted to know what allergy is, so the doctor explained. इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि there was a character named प्रेम शंकर। एक सुबह वो उठता है, सोकर बिस्तर से उठता है, वैसे ही उसकी बॉडी में इचिंग होने लगती है ना, इचिंग, दिस इज इचिंग, उसकी बॉडी में इचिंग होने लगती है और उस इचिंग से उसके पूरे बॉडी में दर्द भी होने लगता है। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड द पेन ऑफ द इचिंग, दैट्स व्हाई ही वेंट टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम। डॉक्टर ने उसको क्या किया, उसका परीक्षण किया, उसका जांच किया, और जांच करने के बाद उसे कहा कि यू विल बी ओके इन अ वेरी फ्यू डेज, आप कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। इट इज not any problem but only allergy. The doctor said to Prem Shankar that it is not a problem but instant an allergy. वो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी नहीं है, बस एक एलर्जी है जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। बट व्हाट इज एलर्जी? ये जो प्रेम शंकर नामक कैरेक्टर है वो उसको नहीं मालूम एलर्जी क्या होता है। तब उन्होंने उस डॉक्टर से पूछा कि व्हाट इज एलर्जी, व्हाट इज एलर्जी। द डॉक्टर एक्सप्लेन, यहाँ लिख सकते हैं, डॉक्टर ने उनको विस्तार रूप में बताया कि एलर्जी होता क्या। अब यहाँ पढ़ेंगे कि एलर्जी क्या है। तो व्हाट इज एलर्जी? यू कैन से is a malfunction of a human immune system causing a violent reaction against normally harmless substances of a natural environment. You may call such substances allergens. अब ये डॉक्टर साहब प्रेम शंकर को
ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैसा सब्सटेंस, वैसा मैल्वेरिफैक्शन जो हमारे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे बॉडी के अंदर आते ही वो अपना विपरीत रिएक्शन करने लगते हैं, वही एलर्जी है। कि एलर्जी आपको नॉर्मल भाषा में बता दें कि 4 रोटी खाने की हमारी हैबिट है, हमने 4 रोटी खा ली, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी 5 रोटी खा ली, देयर इज अ गैस, देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड आवर बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एलर्जी, राइट? यही एलर्जी। आगे और पढ़ते हैं। हमने एलर्जन पढ़ा वैसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, हमारी बॉडी को, हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसी सब्सटेंसेस को एलर्जेंस कहते हैं। देन द रिएक्शन क्रिएट्स एन इन्फ्लेमेशन व्हिच इज टर्न एंड कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ सिम्पटम्स सच एज हाई फीवर, एक्जिमा, अस्थमा एंड अदर कंडीशन पॉपुलरली रिफर्ड टू एज एन एलर्जी। हम बताता है कि वो एलर्जन जो हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, हमारे बॉडी में चले जाते हैं, और जब हमारे बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमारे बॉडी के अंदर वो उल्टा काम करना शुरू कर देता है, उल्टा काम करना। और जब ये उल्टा काम करना शुरू कर देता है तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन करना शुरू कर देता है एंड इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। और उसके लक्षण भी दिखाते हैं, सिम्पटम मतलब लक्षण क्या होता है? हे फीवर हो जाना, एक्जिमा हो जाना, अस्थमा हो जाना, और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जो बहुत पॉपुलर है एलर्जी के लिए। अब हाई फीवर क्या होता है, एक्जिमा क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बीमारी का नाम है, ऑलरेडी आपको मालूम है, उसी को एलर्जीज कहते हैं। अब बात आती है कि देयर आर जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। अब बताते हैं कि डॉक्टर साहब कि ये जो एलर्जी है ये होता कैसे, ये होता कैसे? तो डॉक्टर साहब बताते हैं कुछ एलर्जी जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं और कुछ इन्वायरमेंट के कारण हो जाते हैं। जेनेटिक मतलब जो हमारे बाप दादाओं से मिला वैसा प्रॉब्लम, वैसा एलर्जी जो हमारे पिताजी से, हमारे दादाजी से, हमारे अंकल जी से विरासत ही मिलता, उस तरह का। मान लीजिए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी के पिताजी को यहाँ पे उजला है, सफ़ेद है, तो उसके बच्चे को भी हो जाता है, इसी को जेनेटिक कहते हैं। और कुछ इन्वायरमेंटल होता है, कुछ वातावरण के तौर पे भी हमारा एलर्जी हो जाता है। डॉक्टर साहब वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? प्रेम शंकर नामक इंसान को। टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सप्लॉइटेड द स्पेसिफिक एलर्जन फॉर सम टाइम टू बिल्ड अप द एलर्जिक सेंसिटिविटी एंड देन once more to trigger the allergy reaction. Environmental factor such as smoking and pollution will also add to the risk. अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा environmental risk है वो डेवलप कर जाता है टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम। ये जो रिस्क है ये एलर्जिक सिम्टम में डेवलप कब कर जाता है? जब इसे अनुकूल वातावरण मिलता है। अनुकूल वातावरण मतलब होना क्या कि हमने रात में नहा लिया, रात में ठंडे का मौसम है, रात में नहा लिया और उसके बाद अमरूद भी खा लिया, है ना? तो क्या किया, दोनों ने अपना अपना रिएक्शन हमारे बॉडी में स्टार्ट कर दिया और सुबह पता चला हमें फीवर हो गया, हमें सर्दी हो गया, हमें खांसी हो गया। दैट इज द एलर्जी। और ये क्या करते हैं, अपने सिम्टम को सबसे पहले एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज मतलब दिखा देते हैं। जब जैसे ही हमारे बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाती है, ये हमें महसूस करा देते हैं कि देयर इज सम एलर्जी सिम्टम इन योर बॉडी दैट इज गोइंग टू ट्रिगर। यहाँ पे जो ट्रिगर नामक वर्ड है, ट्रिगर मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब ऐसे समझ लीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में बढ़ने लगे। और उसी को डॉक्टर साहब ने एलर्जिक रिएक्शन का। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर से जो एलर्जी होती है उसमें स्मोकिंग आता है, पॉल्यूशन आता है ना? स्मोकिंग जो हम सिगरेट पीते हैं और सिगरेट का धुआं हमारे बॉडी में जाता है,
या जो नहीं पीते हैं वो हमारे आसपास खड़े हैं और सिगरेट हम पी रहे हैं, उसके पास भी वो धुआं चला जाता है और उससे एलर्जी होता है। कि मान लिया कि कोई इंसान आपके सामने सिगरेट पी रहा है और आप वहीं पे खड़े हैं, धुआं छोड़ रहा है, उसकी धुआं जब आपके नाकों में जाएगा तो आपको खांसी होने लगेगा, दैट इज एलर्जी, है ना। और इसी स्मोकिंग और पॉल्यूशन की वजह से ये एलर्जी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन तो हमारा आजकल इंडिया का क्या है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है, सब लोगों को मालूम है पॉल्यूशन सबसे ऊपर स्तर पर आजकल चल रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन में अभी पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गया, लेकिन लॉकडाउन फिर जैसे ही खुल जाएगा माय डियर, पॉल्यूशन फिर से वैसे ही बढ़ेगा। अब यहाँ बात करेंगे यहाँ से इनिशियली एलर्जी often appears as the seemingly beginning conditions such as hay fever and during the pollen season. In fact, many people gradually build up on allergy condition over many years before experiencing any symptoms. What's it? अब यहाँ जो बताया जा रहा है कि इनिशियल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो एलर्जी है वो हमेशा कैसे दिखता है, ये किस कंडीशन में स्टार्ट होता है ना। तब ये बताया जा रहा है कि ये जो एलर्जी है हाई फीवर के रूप में पोलन सीजन में स्टार्ट होता है। पोलन सीजन मतलब सर्दी वाली मौसम समझ लीजिएगा, जो कभी बरसात का मौसम है, कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिश कभी फलाना, और इस तरह से एलर्जी इंसान के बॉडी में शुरू हो जाता है। और यही सीजन है जो उसको पोलन सीजन के नाम से दिया गया। और इसमें ये जो हे फीवर मतलब हल्का बुखार, हल्का खांसी, हल्का सर्दी होना कॉमन बात है। और इसी कॉमन बात को आजकल लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं, राइट। इन फैक्ट many people gradually build up on allergy condition over many years before experiencing any symptom whatever. अब कह रहा है कि इस पोलन सीजन में जो एलर्जी हो जाता है उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि एलर्जी के कंडीशन पे कैसे रोक लगाया जाए। बहुत सालों से इस बात का एक्सपीरियंस किया जा रहा है। एंड मैनी पीपल आर फाइंडिंग द सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आते कहाँ से, इसका क्या रोकथाम है। Then, however, for some unfortunate people, a certain food or drug or an ordinary insect bite can result in sudden life-threatening anaphylactic shock. अब बताया जा रहा है इसमें कि कहीं भी कैसे भी for some unfortunate people, कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। कैसे क्रिएट हो जाते हैं? तो एनवायरनमेंट की वजह से या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। अब इसमें बताया जा रहा है कि कोई इंसान जब एक सर्टेन ड्रग लेता है, जब एक सर्टेन फूड लेता है या सर्टेन ड्रग लेता है, तो आपने कभी कभी घर में सुना होगा या देखा होगा कि कोई लोग बुखार की दवा खाएं और उनको रिएक्शन हो, किसी भी बीमारी की दवा खाएं और रिएक्शन हो, इसी रिएक्शन के एलर्जी कहते हैं। जब उसको उस दवा खाने से एलर्जी है इसलिए रिएक्शन हो गया। कभी कभी लोगों को खाना खाने से एलर्जी हो जाता है, बात समझ रहे हैं, खाना खाने से एलर्जी, जिसको लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग। नाम सुने हैं फूड पॉइजनिंग, सुने हैं? वेरी गुड। फूड पॉइजनिंग से एलर्जी ही एक्चुअली है। हमने जैसा बताया कि किसी इंसान को खट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है और किसी इंसान को खट्टा खाने से एलर्जी है, तो लोग बोलते हैं मैं खट्टा नहीं खाता, मुझे इससे बहुत एलर्जी है, राइट। तो यही बात है, ये राइटर और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फूड लेने से भी एलर्जी हो सकता है, ड्रग लेने से भी एलर्जी हो सकता है, और इवन कोई छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो भी अगर काट ले तब भी एलर्जी हो जाता है। एंड इट कैन बी लिविंग अ थ्रेटेंड लाइफ, ये हमारे जीवन को एक अचानक शॉर्ट कर देता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कोई कीड़ा काट लिया और कीड़ा काट लिया तो बहुत खुजलाता है या बहुत दर्द होता है, बहुत तीखा सा, या फिर चकत्ता जैसा चौड़ा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, टिड्डी, बिरनी टिड्डी पीला वाला, वो ऐसे काट लेता है, इतना बड़ा फूल गया चेहरा। रिएक्शन है वो, एलर्जी है वो। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसको टिड्डा ने काट लिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा उसको काटने के टाइम में लहरता है लेकिन चेहरा नहीं सूखता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि काट लिया तो उसका चेहरा भी सूज जाता है और बहुत लहरता भी है।
समझ रहे हैं, ये एलर्जी। और अब बात कर लें यहाँ से, furthermore of those allergies which starts as eczema or gastrointestinal problem, many evolve into stomach, frequently involve respiratory system such as hyperreactivity and obstruction of the airways. This direct path of development is widely referred to as the allergy march. अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो वर्ड है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज एलर्जी मार्च, आपको जवाब देना पड़ेगा कहाँ से, यहाँ से। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि वह एलर्जी, वैसे एलर्जी जो एक्जिमा से स्टार्ट होता है और गैस्ट्रोनॉमिक प्रॉब्लम तक जाता है। गैस्ट्रोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब जो हमारा पेट में जो पाचन तंत्र होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो भी एक तरह का एलर्जी है जो बहुत सारे लोगों में होता है और वो धीरे धीरे अस्थमा का शिकार हो जाता है। जिसको गैस्ट्रोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया उसको धीरे धीरे क्या हो जाता है, अस्थमा का शिकार हो जाता है। अस्थमा शिकार होना मतलब दमा जिसको कहते हैं, हाफनी का पेशेंट होना, राइट। और धीरे धीरे बताया है कि फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जब अस्थमा हो जाता है तो धीरे धीरे ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पहुंच जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाले सिस्टम, ये वाला पार्ट है हमारे सीने का पार्ट है, इसको रेस्पिरेटरी जो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज। और ये क्या करता है, हमारे एयर नल जो होता है, हमारा सांस लेने वाला जो नली होता है उसमें प्रॉब्लम कर देता है और तब हमें अस्थमा या दमा नामक बीमारी हो जाती है। अब बताया जा रहा है कि इसको क्या किया जाए, दिस डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, एक एक्जिमा का, एक एलर्जी का जो बढ़ने का, एक डेवलप करने का डायरेक्ट पाथ है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। सॉरी, दिस डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर्ड एज द एलर्जी मार्च। अब ये जो डेवलपमेंट का डायरेक्ट पाथ है इसी को एलर्जी मार्च कहते हैं। कौन से डेवलपमेंट का एलर्जी मार्च माय डियर, तो आप यहाँ से लिखो, यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ तक। अगर क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज एलर्जी मार्च माय डियर, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, राइट, गेट इट। आगे बढ़ते हैं, इरेज करने के बाद अब आगे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से आवर बेसिक understanding of allergy has evolved from the discovery in 1967 of a previously unknown antibody, immunoglobulin E or IgE, by scientists in Uppsala and Baltimore। अब बताया जा रहा है कि हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एलर्जी के बारे में, हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जितना हम एलर्जी के बारे में जानते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो एलर्जी है हैज इन्वॉल्व द डिस्कवरी इन 1967। ये पूरा जो एलर्जी है वो 1960 के आसपास पूरा घूमता रहा एंड इट बिकम्स आवर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब रोकथाम, हमारे बॉडी में एलर्जी नहीं हो उसकी रोकथाम के लिए इस साल में काम किया गया था, उस पर शोध की गई थी, है ना। और उसी शोध में ये फॉर्मूले हैं EIGE, है ना, साइंटिस्ट के द्वारा, जो बैल्टीमोर नामक साइंटिस्ट थे। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है और ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ये दोनों ने उस एलर्जी को रोकथाम के लिए कितना ईस्वी में काम किया था। The most significant property of IgE antibodies is that they can be specific for the hundreds of different allergy। अब बताया जा रहा है कि जब इस पे काम किया गया तो ये जो एंटीबॉडी है, ये बताया जा रहा है कि इसके प्रभाव से सैकड़ों ऐसे एलर्जी है जिसपे कंट्रोल पाया जा सकता है। यू कैन सी ओवर हियर hundreds of different allergy that can be stopped by spreading by this system। Continuous searching has significantly advanced our knowledge regarding, for example, the interaction between IgE and inflammatory cell। अब बताया जा रहा है कि उस पर कंटिन्यू रिसर्च चलता रहा बाय द साइंटिस्ट और
हमारे नॉलेज के अनुसार, इतने साइंटिस्ट के नॉलेज के अनुसार ऐसा रिगार्ड किया गया ये जो इंटरेक्शन है इसके बीच में और टी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमारे फ्लेमिंग सेल को नुकसान होने से बचाता है। क्लियर? फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिटेशन, इफेक्टिव अस्थमा medication one need to look beyond the obvious system anti-agitating. For example, may provide temporary relief by masking the symptom. अब यहाँ तक की बात करें तो बताया जा रहा है अस्थमा के मेडिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? बताया जा रहा है कि देयर इज अ वन नीड टू लुक बियॉन्ड, इसके ऊपर जो अस्थमा नाम की बीमारी है उसके ऊपर मतलब बीमारी के ऊपर क्या तो ना, उसके सोच के ऊपर जाकर हमें ऐसे सिम्टम तैयार करने पड़ेंगे जो उसके एंटी हेसिमेशन को रोक पाए। फॉर एग्जांपल के बताया जा रहा है कि मे बी प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ ऑफ मास्किंग द सिम्टम्स। अब कहा जा रहा है कि हम जो आज के कोविड-19 के इस दौर में मास्क लगा के घूमते हैं, रोड पे मास्क लगा के रहते हैं। अब ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हमें मास्क ही पहनना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मास्क है ना, इसकी टेम्पररी रोकथाम के लिए, रिलीफ के लिए वी हैव टू गो विथ मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए और तभी हम इन्वायरमेंटल जो अफेक्ट है, जो सिम्टम्स है उससे हम बच पाते हैं। राइट? आज भी हम वही कर रहे हैं, कोविड-19 में भी हम मास्क लगा कर घूमते हैं और कोविड-19 से बचने की कोशिश करते हैं, बट हैव वर्चुअली नो इफेक्ट ऑन द अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन। लेकिन कह रहा है कि अगर हमने मास्क लगा लिया है और हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो वायरस या सिम्टम अंदर घुस गया है तो उसको हमारे बॉडी में क्या कहेगा? नो इफेक्ट अंडर फ्लेम। हमारे सामने वाला जो हमसे बातचीत कर रहा है, जो हमसे सुन रहा है, उस पर उस सिम्टम का कोई भी असर नहीं हो रहा है, ये बता रहा है, नो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे यहाँ से अदर pharmaceuticals known to be effective for seasonal allergy. Seasonal allergy must be administered weeks before exposure. The clinical use of inhaled steroids is currently gaining ground due to their anti-inflammatory effect. Although over-treatment may have serious side effect. अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे फार्मालिस्ट मतलब दवा वाली जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको ये बात मालूम है कि एलर्जी पे एक बहुत अच्छा और सीजनल इफेक्ट देने के लिए, सीजनल इफेक्ट मतलब मान लिया कि हमें अस्थमा की बीमारी है और अस्थमा की बीमारी ज़्यादा अटैक करता है ठंड के मौसम, बरसात के मौसम। तो हमें मालूम है कि जब बरसात आएगी तो ये ज़्यादा अटैक करेगा, तो उसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं, तो उसकी रोकथाम की तैयारी हम पहले से कर लेते हैं। और यही डॉक्टर साहब यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव टू गो इफेक्टिव फॉर द सेवरल सीजनल एलर्जी एंड इट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड वीक्स बिफोर एक्सपोजर। जब सीजन आने वाला हो उसके एक वीक पहले से ही हमें होमवर्क कर लेना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, जैसे ही वो सीज़न आएगा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम से बचने का जो तरीका है वो हम एक हफ्ता पहले से ही लेना शुरू कर देते हैं। इवन बताया जा रहा है क्लिनिकल यूज, जो क्लिनिकल यूज है इनहेल का, इनहेल मतलब जिसको दमा या अस्थमा का बीमारी होता है, वो आपने देखा होगा कभी फिल्मों में या आसपास में, उसके पास एक इनहेलर पाइप होता है। इनहेलर जब उसको अस्थमा का अटैक आता है तो इनहेल करता है, पाइप के द्वारा कुछ लेता है अंदर और जिससे उसको राहत मिलती है, उसी को यहाँ पे इनहेलर कहते हैं। इनहेल्ड स्टेरॉइड टू करेंटली गेन ग्राउंड टू द देयर एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट। कह रहे हैं कि
अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए उस पाइप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। उस पाइप से अस्थमा का जो बीमारी है उसको रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पररी इफेक्ट है, ऑल्सो ओवर ट्रीटमेंट में भी सीरियस साइड इफेक्ट। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे जीवन काल में इसकी इलाज नहीं कराएंगे तो ये जो हम पाइप लेते हैं उसका एक साइड इफेक्ट भी हमारे बॉडी पे पड़ता है। उस पाइप से हमारे बॉडी को साइड इफेक्ट भी पड़ता है। क्या होता है एक्चुअली, वो कोई दवा नहीं है। वो जो पाइप हम लेते हैं वो कोई दवा नहीं है। वो क्या करता है, हमारे जो तेज हो गई है हफनी उसको दबा देता है, उसको कंट्रोल करता है, दबा देता है, उसको रोकता नहीं, उसको ख़त्म नहीं करता है, उसको दबा देता है और वो फिर से आता है और फिर से हम पाइप लेते हैं, फिर से दब जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये दबाने वाला जो प्रॉब्लम है ये हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है, साइड इफेक्ट होती है। टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज, टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज throughout the treatment, the laboratory can periodically monitor the occurrence in the serum of ECP released from the inflammatory cell। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये बात इंश्योर करने की कि जब हमें अस्थमा या कोई डिजीज हो गया है एलर्जी से रिलेटेड तो उसका लोएस्ट इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़े, हमारे डोजेज पे पड़े। इसके ट्रीटमेंट के लिए लेबोरेटरी वाले क्या कर रहे हैं, पीरियडिकली मतलब टाइम टू टाइम उस पर मॉनिटर करते हैं। किस पे, उसके दवा पे मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि जो उसका सीरम है ECP नामक जो रिलीज की गई है उसका इन्फ्लेमेटरी सेल पर क्या असर पड़ता है, हमारे बॉडी पे उसका क्या असर पड़ता है। और इन द लास्ट इजोमोफिलिक पैथोलॉजी प्रोटीन इज अ प्रोटीन जनरेटेड इन सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवली इंगेज्ड इन द इम्यून डिफेंस सिस्टम। अब बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जब हमारे बॉडी में जनरेट होती है ना, तब ये हमारे वाइट ब्लड सेल में चेंज हो जाता है और इसकी एक्टिविटी हमारे ह्यूमन सिस्टम को इंगेज करके रखता है। ह्यूमन सिस्टम आजकल ये वर्ड नया नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। आजकल ह्यूमन सिस्टम बढ़ाने की जो कोविड-19 के इस दौर में लोग बोलते हैं अपनी बॉडी में ह्यूमन सिस्टम बढ़ाइए, ह्यूमन सिस्टम बढ़ाइए, और वही ह्यूमन सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है, समझ रहे। तो कोरोना बीमारी के साथ साथ एलर्जी है, याद रखेंगे क्या है। तो ये हमारे बॉडी के ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है कौन, ये वाला प्रोटीन। इस प्रोटीन को जब हम अपने बॉडी में लेते हैं तो हमारी ये ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है, जो हमारे इस रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोलिक प्रॉब्लम को क्रिएट करने से रोकता है, बचाता है, उसकी रक्षा करता है। यूजिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप्ड बाय फाइडिया ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लो। बताया जाए कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करके हम हमारे बॉडी में जो फ्लूइड डिटेक्ट करते हैं, जो बीमारी को फैलाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप करना जरूरी है। दैट कैन बी डेवलप बाय द फाइडिया ECP।